नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 19वीं सदी के एक ऐसी महारानी की अविश्वसनीय कहानी डिकोड करने जा रहे हैं जिसने अपने समय के सबसे बड़े और शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसी योद्धा जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और जो आज तक साहस और प्रतिरोध का अल्टीमेट प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द वॉरियर क्वीन, रानी लक्ष्मीबाई की। आज हम उनके ऐतिहासिक सफर और उनकी दमदार विरासत के हर एक पहलू को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए सीधा इस कहानी में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उनके इस बेहद शक्तिशाली ऐतिहासिक संकल्प के साथ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। देखिए, ये केवल कुछ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसी जबरदस्त ललकार थी जिसने पूरे भारत में आज़ादी की आग को भड़का दिया। जिस रानी को अंग्रेज कमजोर समझ रहे थे, उसने इस एक वाक्य से ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो बिना लड़े 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाली। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले मणिकर्णिका का प्रारंभिक जीवन, फिर उनका विवाह और राजसिंहासन, उसके बाद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप यानी अंग्रेजों की हड़प नीति, फिर 1857 के विद्रोह में उनका बेमिसाल नेतृत्व, उनके अंतिम युद्ध और वीरगति, और आखिर में एक फेमिनिस्ट आइकन के रूप में उनकी विरासत। तो चलिए बात करते हैं पहले हिस्से की, मणिकर्णिका का प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन घर में सब प्यार से उन्हें मनु कहते थे। बचपन में ही माता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण कानपुर के बिठूर में हुआ। अब यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि मनु की शिक्षा उस समय की बाकी लड़कियों की तरह सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं, उन्हें बाकायदा घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी की ट्रेनिंग मिली। और सोचिए, उनके साथ ट्रेनिंग कौन ले रहा था? भविष्य के महान क्रांतिकारी नाना साहब और तात्या टोपे। अपनी चंचलता और जबरदस्त एनर्जी के कारण उन्हें प्यार से छबीली भी कहा जाता था। इसी अनोखी और अलग तरह की मार्शल शिक्षा ने भविष्य की एक महान योद्धा की मजबूत नींव रखी थी। अब आते हैं उनके जीवन के अगले बड़े पड़ाव पर, विवाह और राजसिंहासन। साल था 1842। महज 14 साल की उम्र में मनु का विवाह झांसी के मराठा शासक महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया और शाही परंपरा के अनुसार विवाह के बाद उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया। 1851 में महल में बड़ी खुशियां आई जब उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, महज 4 महीने बाद ही उस शिशु का निधन हो गया। इस गहरे सदमे ने राजा गंगाधर राव को बुरी तरह तोड़ दिया और उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। फिर नवंबर 1853 में राजा की मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने अपने ही वंश के एक बालक को गोद लिया, जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। इस दत्तक पुत्र ने ही आगे चलकर अंग्रेजों के साथ एक बहुत बड़े ऐतिहासिक टकराव का मंच तैयार किया। और यहीं से एंट्री होती है हमारे तीसरे हिस्से की, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या अंग्रेजों की हड़प नीति। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की बनाई गई एक विस्तारवादी नीति थी। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इस नीति का मतलब था कि अगर किसी रियासत के शासक का अपना कोई सगा जैविक बेटा यानी बायोलॉजिकल उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राज्य को सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लेगी। अंग्रेजों ने गोद लिए गए पुत्र को कानूनी वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, ये कोई मामूली कानून नहीं था, ये तो झांसी जैसे स्वतंत्र राज्यों को बिना लड़े हड़पने की एक बहुत ही चालाक साजिश थी। घटनाओं की इस टाइमलाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो पता चलता है कि अंग्रेजों ने कितनी तेजी से अपनी चाल चली। 1851 में रानी के पहले बच्चे की मौत होती है। नवंबर 1853 में दत्तक पुत्र दामोदर राव को गोद लिया जाता है और उसी समय राजा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रानी ने लंदन तक अपील भेजी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने फरवरी 1854 में उन सभी अपीलों को खारिज कर दिया और झांसी का आधिकारिक रूप से विलय कर लिया। जरा सोचिए, रानी को मजबूरन अपना झांसी का किला छोड़कर एक मामूली पेंशन पर रानी महल में रहने के लिए भेज दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। 1857 के विद्रोह में उनका लीडरशिप। रानी लक्ष्मीबाई ने हार मानने या चुप बैठने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने खुलेआम अंग्रेजों को चुनौती दी। एक तरफ महल था और दूसरी तरफ गुपचुप तरीके से सैन्य रणनीतियां बन रही थी। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी सेना में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भर्ती की और उन्हें बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग दी। उन्होंने अपनी एक हमशक्ल और बहादुर सैनिक झलकारी बाई को सेना में एक अहम पद दिया,
जो एक बहुत ही शानदार टैक्टिकल मूव था, जिसने अंग्रेजों को कई बार चकमा दिया। और हाँ, युद्ध के मैदान में उनके साथ इशारों पर चलने वाले 3 बेहद वफादार घोड़े थे, जिनके नाम थे पवन, बादल और सारंगी। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 20,000। एक ऐसी रानी जिसका राज्य छिन चुका था, जिसे महल से निकाल दिया गया था, उसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए 20,000 सैनिकों की एक विशाल और मजबूत सीना खड़ी कर दी थी। ये उनकी जबरदस्त लीडरशिप और जनता के बीच उनकी अपार लोकप्रियता का सबसे बड़ा सबूत है। अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे अहम और भावुक हिस्से पर, अंतिम युद्ध और वीरगति। चलिए देखते हैं कि ये संघर्ष कैसे अपने चरम पर पहुंचता है। जब अंग्रेजों ने झांसी के किले को चारों तरफ से घेरकर भारी गोलाबारी शुरू की, तो रानी रात के अंधेरे में अपने छोटे से दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर किले से भाग निकलने में कामयाब रहीं। इसके बाद वो कालपी पहुंची और वहां तात्या टोपे के साथ मिलकर अपनी जंग जारी रखी। सेना को और मजबूत करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और ग्वालियर की रियासत पर कब्जा कर लिया। और आखिरकार 17-18 जून 1858 को ग्वालियर के पास ब्रिटिश सेना से लोहा लेते हुए मात्र 29 वर्ष की उम्र में ये महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी बहादुरी और खौफ का अंदाजा उन्हें हराने वाले ब्रिटिश जनरल सर हू रोज के इस स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है। उन्होंने लिखा, वो सभी विद्रोही नेताओं में सबसे खतरनाक थीं, सबसे बेहतरीन और बहादुर, और विद्रोहियों के बीच एक मर्द थीं। सोचिए, युद्ध के मैदान में अपने सबसे बड़े दुश्मन से ऐसा सम्मान पाना उनके अदम्य साहस को साबित करता है। अंत में बात करते हैं उनकी अमर विरासत की, एक फेमिनिस्ट आइकन के रूप में। रानी ने उस समय के समाज के नियमों को पूरी तरह से उलट कर रख दिया था। एक तरफ 19वीं सदी के वो पारंपरिक नियम थे जहां महिलाओं को केवल घर की चारदीवारी तक सीमित रखा जाता था और राजनीति में उनकी कोई आवाज नहीं होती थी। और दूसरी तरफ थी रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने पूरी सेना की कमान संभाली, युद्ध के मैदान में सीधे लड़ाई लड़ी, अपने हक के लिए राजनीतिक आजादी का इस्तेमाल किया और शक्ति यानी उग्र और सशक्त स्त्रीत्व का एक जीता जागता प्रतीक बन गई। उन्होंने पितृसत्ता और ब्रिटिश उपनिवेशवाद दोनों को एक साथ जबरदस्त चुनौती दी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका प्रभाव 1858 में खत्म नहीं हुआ। उनकी कहानी ने 20वीं सदी के पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गहराई से प्रेरित किया। उन्हीं से इंस्पायर होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की स्थापना की थी। रानी ने ये साबित कर दिया कि महिलाएं सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि फ्रंटलाइन फाइटर्स और लीडर्स हो सकती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की वो अमर कविता, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, आज भी हर भारतीय के दिल में बसती है। और आज के जो आधुनिक नारीवादी आंदोलन है, जो महिलाओं के हक और आज़ादी की बात करते हैं, वो आज भी रानी लक्ष्मीबाई से ही प्रेरणा लेते हैं। आइए आज के इस एक्सप्लेनर को एक गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, अगर 19वीं सदी की एक अकेली रानी एक विशाल ब्रिटिश साम्राज्य और उस समय की कठोर पितृसत्ता के बोझ को पूरी तरह चकनाचूर कर सकती है, तो आज के दौर में महिलाओं के नेतृत्व और उनकी क्षमताओं की आखिर क्या सीमा हो सकती है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और इतिहास की इन महान कहानियों से प्रेरणा लेते रहिए।